आप सुन रहे हैं केनोज आ से ह्यूमानोज व्हाट मेक्स अस ह्यूमन। लेखक मैट रिडली। ये किताब एक बहुत बड़ा सवाल पूछती है। आखिर इंसान को इंसान क्या बनाता है? क्या हमारी बुद्धि? क्या हमारी भाषा? या हमारी सहयोग करने की क्षमता? लेखक बताते हैं कि इंसान की असली ताकत सिर्फ दिमाग नहीं, बल्कि मिलकर काम करने की क्षमता, कोऑपरेशन है। ये कहानी है एक ऐसे सवाल की जो सदियों से इंसानी दिमाग को खटखटा रहा है। ये सवाल है, हम जैसे हैं वैसे क्यों हैं? हमारा स्वभाव, हमारी बुद्धि, हमारी आदतें, हमारी खूबियाँ और खामियाँ, ये सब कहाँ से आती हैं? क्या ये हमारे खून में है, हमारे जीन में लिखी हैं, या फिर ये सब हमारे आसपास के माहौल ने हमें सिखाया है? ये कहानी इसी बहस की है, प्रकृति बनाम पालन पोषण, यानी नेचर वर्सेस नर्चर की। और इस कहानी का नायक है हमारा अपना जीनोम, जिसके रहस्य खुलते ही इस पुरानी बहस को नई दिशा मिल गई। कहानी शुरू होती है 2001 के उस दिन से, जब दुनिया ने सुना कि इंसानी जीनोम में केवल 30,000 जीन हैं। ये संख्या पहले के अनुमान से कहीं कम थी, और इसी खबर के साथ एक नया मिथक जन्म ले गया कि इतने कम जीन इंसानी स्वभाव की जटिलता को नहीं समझा सकते, इसलिए हमारा चरित्र परिवेश से बनता है, जीन से नहीं। लेकिन ये सच्चाई का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। असल कहानी तो इससे कहीं ज्यादा गहरी और रोचक है। इस कहानी को समझने के लिए हमें एक काल्पनिक तस्वीर देखनी होगी, सन 1903 की, जिसमें 12 दाढ़ी वाले पुरुष खड़े हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने 20वीं सदी में मानव स्वभाव के बारे में हमारी सोच को आकार दिया। उनमें चार्ल्स डार्विन का भूत मंडरा रहा है, जिन्होंने दिखाया कि इंसान और जानवरों के बीच कोई अगाध खाई नहीं है। फ्रांसिस गैल्टन है, जिन्होंने प्रकृति बनाम पालन पोषण वाक्यांश गढ़ा और आनुवंशिकता पर जोर दिया। विलियम जेम्स हैं, जिन्होंने कहा कि इंसानों में जानवरों से कम नहीं बल्कि ज्यादा वृत्तियां हैं। ह्यूगो डी व्रीज हैं, जिन्होंने मेंडल के काम को फिर से खोजा। इवान पावलो हैं, जिनके कुत्ते ने घंटी बजने पर लार टपकाना सीख लिया। जॉन ब्रॉडर्स वॉटसन हैं, जिन्होंने कहा कि वह किसी भी बच्चे को डॉक्टर, वकील या चोर बना सकते हैं। एमिल क्रैपलिन और सिगमंड फ्रॉइड हैं, जिन्होंने मानसिक बीमारियों की जड़ें व्यक्तिगत इतिहास में तलाशी। एमिल दुर्खीम और फ्रांज बोआस हैं, जिन्होंने संस्कृति और समाज की ताकत को रेखांकित किया। जीन पियाजे हैं, जिन्होंने बच्चों के विकास की अवस्थाओं को समझा। और कोनराड लोरेंज हैं, जिन्होंने जानवरों में जन्मजात व्यवहार का अध्ययन किया। ये सभी अलग अलग दिशाओं में सोच रहे थे, लेकिन सभी सही थे। उनकी सोच में कोई विरोध नहीं था, बल्कि पूरकता थी। मसला यह था कि उनके अनुयायियों ने इन विचारों को आपस में लड़ा दिया। एक पक्ष ने कहा, इंसान जानवरों से अलग नहीं, उसकी हर चीज जन्मजात है। दूसरे पक्ष ने कहा, इंसान एक खाली स्लेट है जिस पर समाज लिखता है। और यह लड़ाई सदी भर चलती रही। लेकिन ये लड़ाई झूठी थी, क्योंकि जितना हम इंसानी जीनोम को समझने लगे, उतना ही साफ होता गया कि जीन और परिवेश एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि सहयोगी हैं। असली सवाल यह नहीं है कि प्रकृति या पालन पोषण, बल्कि यह है कि प्रकृति कैसे पालन पोषण के जरिए काम करती है। इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें डार्विन के साथ यात्रा करनी होगी। 1832 में एक युवा वैज्ञानिक टिएरा डेल फुएगो पहुंचा। वहां उसने ऐसे इंसान देखे जो उसे जानवरों से भी नीचे लगे। वे नंगे थे, ठंड में खरगोश की मान जैसी जगह सोते थे। 6 साल बाद लंदन चिड़ियाघर में उसने एक औरत ओरंगुटान देखी, जो उसे अप्रिय रूप से मानवीय लगी। ये युवा वैज्ञानिक था चार्ल्स डार्विन। उसने पाया कि इंसान और जानवर के बीच का फर्क श्रेणी का नहीं, बल्कि मात्रा का है। चिंपांजी से हमारी आनुवंशिक समानता 98.5% है। यह संख्या थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन सच यह है कि हम और चिंपांजी एक ही परिवार की दो शाखाएं हैं, और हमारी शाखा सबसे नई है। तो फिर ये 5% का फर्क इतना बड़ा अंतर कैसे पैदा कर देता है? इसका जवाब है, जीन नहीं, बल्कि जीन की अभिव्यक्ति का तरीका। हमारे शरीर में एक ही जीन अलग अलग समय पर, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग मात्रा में काम कर सकता है। जैसे एक ही रसोई की किताब से केक और ब्रेड दोनों बन सकते हैं, बस तरीका बदल जाता है। यही कारण है कि 30,000 जीन एक इंसानी दिमाग बना सकते हैं। दरअसल 33 जीन भी अगर हर एक के दो विकल्प हों, तो दुनिया के हर इंसान को अलग बना सकते हैं। ये कहानी हमें विलियम जेम्स के पास ले जाती है, जिन्होंने कहा कि इंसानों में सबसे ज्यादा वृत्तियां हैं। उनका मानना था कि प्यार, डर, लालच, ईर्ष्या, ये सब हमारे भीतर जन्मजात होते हैं। आज का विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है। उदाहरण के लिए ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन, ये पहले सिर्फ पेशाब और प्रसव से जुड़ा माना जाता था, लेकिन अब पता चला है कि यही हार्मोन हमें प्यार करना सिखाता है। प्रयोगशाला में जब वैज्ञानिकों ने चूहों के दिमाग में ऑक्सीटोसिन इंजेक्ट किया, तो वे अपने साथी के प्रति वफादार हो गए। जिन चूहों में यह हार्मोन नहीं था, वे हर नए चूहे के साथ संबंध बना लेते थे। इंसानों में भी जब हम प्यार में पड़ते हैं, तो दिमाग के वही हिस्से चमकने लगते हैं जो कोकीन के नशे में चमकते हैं। यानी प्यार एक वृत्ति है, एक जैविक अनुभूति है। लेकिन अगर सब कुछ वृत्ति है, तो फिर हम इतने अलग क्यों हैं? इसका जवाब है हमारे जीन में मौजूद विविधता।
37 संस्कृतियों में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि हर जगह महिलाएं पुरुषों में अच्छी आर्थिक संभावनाएं चाहती हैं और पुरुष महिलाओं में जवानी और सुंदरता। ये कोई सांस्कृतिक सीख नहीं, बल्कि हमारी जैविक विरासत है। लेकिन ये विरासत पूरी तरह से नियति नहीं है। ये हमें एक दिशा देती है, लेकिन परिवेश हमें उस दिशा में मजबूत या कमजोर बना सकता है। ये कहानी हमें जॉन मनी और मिकी डायमंड के बीच हुई बहस से भी गुजरती है। मनी का मानना था कि लिंग पहचान पूरी तरह सीखी जाती है। उन्होंने एक बच्चे को उसका लिंग ऑपरेशन में कट गया था, लड़की बना दिया और उसे लड़की की तरह पाला। ये प्रयोग असफल रहा। वह बच्चा बड़ा होकर फिर से लड़का बन गया। यानी लिंग पहचान हमारे अंदर जन्म से ही कुछ न कुछ लिखी होती है। नवजात लड़के और लड़कियों में भी अंतर होता है। लड़कियां चेहरों पर ज्यादा ध्यान देती हैं, लड़के मशीनों पर। यह अंतर गर्भ में ही टेस्टोस्टेरोन के स्तर से जुड़ा है। यानी हमारी मर्दानगी और औरतानगत हमारे जीन में लिखी है, लेकिन ये लिखावट परिवेश के साथ मिलकर ही अपना पूरा रूप लेती है। लेकिन अगर सब कुछ जीन में है तो फिर हम इतने अलग क्यों हैं? आखिर जीन तो एक जैसे होने चाहिए। यहाँ कहानी हमें फ्रांसिस गैल्टन के पास ले जाती है। गैल्टन ने जुड़वा बच्चों का अध्ययन शुरू किया। उन्होंने पाया कि एक जैसे जुड़वा भले ही अलग अलग परिवारों में पले हों, एक जैसे होते हैं। उनके व्यक्तित्व, उनकी आदतें, यहाँ तक कि उनकी बीमारियां भी एक जैसी होती हैं। जबकि अलग अलग जुड़वा भले एक साथ पले हों, अलग अलग होते हैं। इसका मतलब साफ है, हमारे व्यक्तित्व का एक बड़ा हिस्सा हमारे जीन में लिखा होता है। मोटापा, बुद्धि, धार्मिकता, राजनीतिक विचार, ये सब कुछ हद तक विरासत में मिलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परिवेश बेकार है। परिवेश उन जीनों को सक्रिय या निष्क्रिय करता है। ये कहानी हमें एक और गहरे रहस्य से रूबरू कराती है, सिजोफ्रेनिया। ये बीमारी सदियों से मानसिक अस्पतालों में कैद थी और इसकी व्याख्या फ्रॉइडियन मनोविश्लेषण ने स्किजोफ्रेनोजेनिक माँ के रूप में की। यानी बीमारी की जड़ में माँ का दोष था। लेकिन जुड़वा अध्ययनों ने यह साबित कर दिया कि यह बीमारी 80% आनुवंशिक है। अगर एक जुड़वा को सिजोफ्रेनिया है तो दूसरे को भी 50% संभावना है, लेकिन फिर भी 100% नहीं। तो परिवेश की भूमिका भी है। क्या ये परिवेश है गर्भ में माँ को हुआ फ्लू, बचपन में मिला कुपोषण, जन्म के समय हुई ऑक्सीजन की कमी, या फिर हमारे अपने जीन में छिपे हुए रेट्रोवायरस, या फिर हमारे खाने में मौजूद वसा की कमी? हर सिद्धांत के पास सबूत है और हर सिद्धांत अधूरा है। सच यह है कि सिजोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जहां जीन और परिवेश इतने उलझे हुए हैं कि कारण और प्रभाव में फर्क करना मुश्किल है। यह हमें सिखाती है कि कारण कोई सीधी रेखा नहीं, बल्कि एक उलझा हुआ जाल है। ये उलझन हमें पियाजे और लोरेंज के पास ले जाती है। पियाजे ने दिखाया कि बच्चे का दिमाग चरणबद्ध तरीके से विकसित होता है और हर चरण में वह दुनिया से सीखने के लिए तैयार होता है। लोरेंज ने दिखाया कि बत्तख के बच्चे जन्म के कुछ घंटों में ही अपनी माँ की छाप इम्प्रिंटिंग बना लेते हैं। ये छाप जीवन भर नहीं मिटती। ये दोनों ही बताते हैं कि हमारे दिमाग में कुछ क्रिटिकल पीरियड्स होते हैं जब परिवेश का असर सबसे गहरा होता है और फिर वह असर स्थायी हो जाता है। भाषा सीखने का क्रिटिकल पीरियड 12 साल तक होता है। जिन बच्चों को उस उम्र तक भाषा नहीं मिलती, वे कभी भी पूरी भाषा नहीं सीख पाते। यहाँ परिवेश ने अपना काम किया, लेकिन ये काम तभी हो सका जब दिमाग उसके लिए तैयार था। यानी परिवेश भी जीन के बिना अधूरा है। ये कहानी हमें पावलोव और स्किनर पास भी ले जाती है, जिन्होंने सीखने को एक यांत्रिक प्रक्रिया माना। पावलोव का कुत्ता घंटी और खाने के बीच संबंध बना लेता था। स्किनर का कबूतर चोंच मारने पर दाना पाकर वही क्रिया दोहराता था। ये प्रयोग बताते हैं कि हम परिवेश से सीख सकते हैं, लेकिन अब हम जानते हैं कि ये सीख भी जीन के बिना नहीं होती। जब मक्खी को एक गंध और बिजली के झटके के बीच संबंध सिखाया जाता है तो उसके दिमाग में क्रिएब नामक जीन सक्रिय हो जाते हैं। अगर ये जीन काम न करें तो मक्खी कुछ नहीं सीख पाती। यानी सीखने की क्षमता भी जीन में लिखी होती है। लेकिन सीखने की ये क्षमता कितनी लचीली है। हैरी हार्लो के बंदरों ने बताया कि बच्चे को सिर्फ खाना ही नहीं, बल्कि प्यार और स्पर्श भी चाहिए। सुसान मिनेका के बंदरों ने बताया कि सांप का डर सीखा जा सकता है, लेकिन फूल का डर नहीं। यानी हम वही सीख पाते हैं जिसके लिए हमारा दिमाग पहले से तैयार है। हम जन्म से ही कुछ चीज़ों को सीखने के लिए तैयार होते हैं और कुछ को सीखने में मुश्किल होती है। ये तैयारी हमारे जीन में लिखी होती है। ये कहानी अब हमें संस्कृति की ओर ले जाती है। फ्रांज बोआस ने दिखाया कि दुनिया भर की संस्कृतियां अलग अलग हैं, लेकिन सभी इंसानों का दिमाग एक जैसा है। उनके शिष्य मार्गरेट मीड ने समोआ की युवतियों में यौन स्वतंत्रता देखी, जो बाद में भ्रामक निकली। लेकिन असली सवाल यह है कि अगर दिमाग एक जैसा है तो संस्कृतियां अलग क्यों हैं? और अगर संस्कृतियां अलग हैं तो क्या वे दिमाग को बदल देती हैं? इस सवाल का जवाब है हाँ, संस्कृति दिमाग को बदल सकती है, लेकिन वह भी जीन के जरिए। हाल ही में खोजा गया फॉक्सपी2 जीन इसका उदाहरण है। यह जीन चिंपांजी में भी होता है, लेकिन इंसानों में इसके 2 अमीनो एसिड बदल गए हैं। ये बदलाव करीब 2 लाख साल पहले हुआ और इसी ने हमें बोलने की क्षमता दी। लेकिन बोलने का मतलब सिर्फ आवाज़ नहीं है। दरअसल भाषा की शुरुआत हाथों के इशारों से हुई थी। हमारे पूर्वज जब 2 पैरों पर खड़े हुए तो उनके हाथ आज़ाद हो गए।
उन हाथों ने इशारे करना सीखा और धीरे धीरे वे इशारे शब्दों में बदल गए। आज भी जब हम बोलते हैं तो हाथ हिलाते हैं। ये हमारे दिमाग की मिरर न्यूरॉन्स का कमाल है, जो दूसरे का काम देखकर उसे दोहरा सकते हैं। ये न्यूरॉन्स हमें दूसरों की नकल करना, उनके इरादे समझना और संस्कृति सीखना सिखाते हैं। लेकिन संस्कृति सीखने की ये क्षमता कब विकसित हुई? 2 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों का दिमाग आज के जितना ही बड़ा था, लेकिन उनकी तकनीक लाखों सालों तक नहीं बदली। वे एक ही तरह के पत्थर के हथियार बढ़ते रहे। फिर अचानक 50,000 साल पहले यूरोप में एक विस्फोट हुआ। गुफाओं में चित्र बने, आभूषण बने, नए औजार बने, दूर दराज के व्यापार शुरू हुए। ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड था। लेकिन ये विस्फोट दिमाग के बड़े होने से नहीं, बल्कि दिमाग के तारों में हुए किसी बदलाव से हुआ। शायद यही वह क्षण था जब फॉक्सबी 2 जीन ने अपना काम किया और हमने प्रतीकों में सोचना शुरू किया। तब से हमारी संस्कृति ने अपनी गति पकड़ ली। लेकिन संस्कृति ने हमारे जीन को बदला या हमारे जीन ने संस्कृति को? सवाल का जवाब है दोनों। जैसे जैसे हम बड़े समूहों में रहने लगे, हमें एक दूसरे के इरादे समझने की जरूरत पड़ी। जिनके पास यह क्षमता थी, वे ज्यादा बच्चे पैदा कर पाए। धीरे धीरे यह क्षमता हमारे जीन में समा गई और फिर हमने शहर बसाए, व्यापार शुरू किया, लिखना सीखा। ये सब हमारी सामूहिक बुद्धि का कमाल है। हम एक दूसरे के विचारों को उधार लेते हैं, उनमें सुधार करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। ये कहानी अब अपने अंतिम मोड़ पर पहुंचती है। जीन को अब सिर्फ आनुवंशिकता की इकाई नहीं माना जाता। जीन कई रूपों में हमारे सामने आता है। मेंडल का जीन, आनुवंशिकता का अभिलेख। डी व्रीज का जीन, विनयकण। गैरोड का जीन, स्वास्थ्य का रक्षक। वाटसन क्रिक का जीन, प्रोटीन की रेसिपी। जैकोब मोनोद का जीन, विकास का स्विच। डॉकिंस का जीन, चयन की इकाई। और अब 7वां जीन, परिवेश से सीखने का तंत्र। ये 7वां जीन हमें बताता है कि हमारे जीन हमारे गुलाम नहीं, बल्कि हमारे साथी हैं। वे हमें वे क्षमताएं देते हैं जिनसे हम परिवेश से सीख सकें। वे हमें वह दिशा देते हैं जिसमें हम आगे बढ़ सकें। लेकिन वे हमें बांधते नहीं। हमारी नियति हमारे जीन में नहीं, बल्कि उन जीनों और परिवेश के मिलन में लिखी है। इस कहानी के अंत में हम एक बड़ी सीख लेकर चलते हैं। वो सीख ये है कि प्रकृति बनाम पालन पोषण की लड़ाई झूठी थी। असली लड़ाई तो यह समझने की थी कि ये दोनों कैसे मिलकर काम करते हैं। और आज जब हम अपने जीनोम को पढ़ना शुरू कर चुके हैं, तो हम ये भी देख रहे हैं कि ये जीन कितने लचीले हैं, कितने संवेदनशील हैं, कितने जवाबदेह हैं। वे हमारे अनुभवों से बदलते हैं, हमारी यादों से बदलते हैं, हमारे प्यार से बदलते हैं। वे हमारे अतीत की विरासत हैं, लेकिन हमारे भविष्य की संभावनाएं भी। ये कहानी हमें बताती है कि हम न तो अपने जीन के गुलाम हैं, न ही अपने परिवेश के। हम इन दोनों के संगम हैं और ये संगम ही हमें इंसान बनाता है। हमारी सबसे बड़ी खूबी यह है कि हम अपने जीन के जरिए परिवेश से सीख सकते हैं और अपने सीखे हुए को अगली पीढ़ी को दे सकते हैं। यही हमारी विशिष्टता है और यही हमारी विरासत भी। इस कहानी के नायक कोई एक वैज्ञानिक नहीं है। नायक है वह सवाल जो हर इंसान खुद से पूछता है, मैं क्यों हूं जैसा हूं? और इस सवाल का जवाब अब उतना डरावना नहीं रहा। जीन हमारे दुश्मन नहीं, बल्कि हमारे सहयोगी हैं। परिवेश हमारा विरोधी नहीं, बल्कि हमारा साथी है। और हम इन दोनों के बीच वह जादू है जो हर पल नया रचता है। यही हमें इंसान बनाता है, यही हमें अद्वितीय बनाता है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।